गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट का नाम है द्वितीयक क्रियाएं। इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ा था। प्राथमिक क्रियाएं जैसे पशुपालन, कृषि करना, खनन, मछली पालन, इस तरह से ये जो कार्य हैं ये प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जब प्राथमिक गतिविधियों को, प्राथमिक संसाधनों को हम द्वितीयक गतिविधियों के द्वारा मूल्य बढ़ाने के लिए उसे बदलते हैं। जैसे उद्योग हैं, उद्योगों में कच्चा माल ले जाकर, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनको ले जाकर फिर उन्हें मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उस सभी गतिविधियों को हम कहते हैं द्वितीयक गतिविधियां, यानी सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज पर डिपेंड होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं पर वो निर्भर होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? कृषि करना। कृषि से जो फसल का उत्पादन हुआ, फिर उस फसल को फैक्ट्रीज में ले जाया गया, मशीनों के द्वारा उसे बदला गया, उसका मूल्य भी बढ़ गया और उसे चेंज भी किया गया, और उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी उद्योगों में कार्य करना, उद्योगों से माल तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि गन्ने की फसल है, वो कृषि के द्वारा प्राथमिक प्रक्रिया हो गई, वो प्राथमिक गतिविधियां हो गई। और प्राथमिक गतिविधियों से जो हमें उत्पादन मिला है गन्ना, उसे हम लेकर जाते हैं फैक्ट्रीज में, उद्योगों में लेकर जाते हैं, फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, तो मशीनों के द्वारा उससे चीनी बनाई गई, तो उससे चीनी का भी जो मूल्य है वो बढ़ गया। शुगर केन से, गन्ने से शुगर का जो मूल्य है वो ज़्यादा है। और इस तरह से जो उत्पादन हुआ है वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, किस गतिविधि के द्वारा हुआ, उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपकी बुक के अनुसार आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। यानी जितने भी ये कार्य हैं, चाहे वो प्राथमिक कार्य है, चाहे वो द्वितीयक कार्य है, तृतीयक है, चतुर्थक है, ये सभी कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति, जो क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ पर हमें संसाधनों की प्राप्ति होती है और उन संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है। ये सारी आर्थिक क्रियाएं उनका अध्ययन करती हैं। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य को डेली इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, जो उद्योगों से मिलती हैं, तो उस पर मनुष्य निर्भर है, वो उसकी आवश्यकताएं हैं। कपास के द्वारा कपड़ा बनना, कपड़ा मनुष्य की आवश्यकता है। और इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोहा, इस्पात का उद्योगों में जाकर तैयार किया जाता है। लोहा एक अयस्क जो है, लोहा अयस्क, ये एक कच्चा माल है। जब उसे पकाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसे तैयार होने के बाद जो तैयार होता है उसे लोहा इस्पात कहते हैं। लोहा इस्पात मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि उससे मनुष्य कई प्रकार की चीजें तैयार करता है। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तन होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसके उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खाद्यान्नों से प्राप्त लोहा अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट उसका यूज नहीं किया जाता है। उसे साफ होने के बाद जब उसे इस्पात बनाया जाता है, अयस्क से इस्पात, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है और इसका उपयोग कई चीजें जैसे मशीनें और औजार, बर्तन बनाने में भी किया जाता है। खेतों, वनों, खाद्यान्नों और समुद्र से प्राप्त पदार्थों के विषय में यही बात सत्य है। इस प्रकार
द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। यानी किसी चीज को तैयार करना विनिर्माण, और उसके बाद इसका उपयोग करना, वो जिसके साथ उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो ये द्वितीयक क्रियाएं हैं। यहाँ बात करते हैं हम विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु का उत्पादन, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना और अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। सब चीजें ये विनिर्माण ही कहलाती हैं। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, यानी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, या फिर भट्टियों को जलाने के लिए कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयले का इस्तेमाल वो क्या है, शक्ति का उपयोग। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, और कारखानों में विशिष्ट श्रमिकों जो मानक वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, उनका कोई खास श्रमिक होते हैं जो इस तरह की चीज बना सकते हैं, उनको ही रखा जाता है। तो एक तो शक्ति का उपयोग किया जाता है। सभी ये सामान्य चीजें हैं जो हर प्रकार के उद्योग में कार्य होती हैं। कोई भी उद्योग लगाना है वहां पर शक्ति का उपयोग होता है, और उसी प्रकार एक उद्योग में एक ही प्रकार की चीजें काफी मात्रा में बन जाती हैं, तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन भी होता है। और कारखानों में विशिष्ट श्रमिक भी लगे होते हैं जो वस्तु का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। हाथों से भी हम उद्योग लगाते हैं। लघु उद्योग, जैसे हम अपने घरों में पापड़ बनाना, पापड़ के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो हम दाल चाहिए, तो वो हमारे पास कच्चा माल है। उसके बाद हमने उसको तैयार किया तो पापड़ बने। वो एक पक्का माल है। जो जैसे हम उद्योगों में बिस्किट्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बिस्किट बनते हैं, उसके लिए भी फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए। तो इस तरह से कोई भी चीज बनती है, चाहे वो हाथों से बना रहे हैं, चाहे हस्तशिल्प कला है, चाहे वो कारखानों में तैयार हो रहा है, तो उसे हम विनिर्माण कहेंगे। तो सब चीजों में एक तो शक्ति के संसाधन चाहिए और मशीनें भी चाहिए। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अभी भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी निर्माताओं का पूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, एक तो यही चीज जो हमने अभी बताया था कि एक खास तरह के श्रमिक ही उसका उत्पादन कर सकते हैं, तो उनको भी लिया जाता है। जैसे कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन करने की विधियां, शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादन किया जाता है जो आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक होती है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले सामान से है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर ही एक ही प्रकार का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जो पैकिंग का कार्य करते हैं, जैसे पॉलिथीन में पैक करते जा रहे हैं चीज़ों को। कुछ ऐसे होते हैं जो मशीन चलाने का कार्य करते हैं, कुछ कटिंग करने का कार्य करते हैं, कपड़े को काट रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसे उनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। तो एक ही प्रकार का कार्य बड़े पैमाने पर करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं उद्योगों का निर्माण और एवं विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। निर्माण का हमने अभी अर्थ निकाला था कि हाथ से बनाना, फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार किए माल में परिवर्तित किया जाता है। कच्चा माल ले जाया जाता है फैक्ट्रीज में और उसे ऊंचे मूल्य का तैयार किया माल बाहर आता है और वो बाजारों में बिकता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है,
एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अपना स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, अलग अलग तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। उद्योग एक व्यापक नाम है और इससे विनिर्माण के पर्यवेक्षी के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग की शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसमें मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग, अतः स्पष्ट है कि विनिर्माण उद्योग शब्दावली में किया जाता है। अब यंत्रीकरण क्या होता है, जो कि निर्माण उद्योग में बहुत जरूरी है। मशीनों से कार्य करना, मशीनों का प्रयोग करना, स्वचालित निर्माण के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य, स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था और पुनर्निवेशन एवं स्वृत्त पाश कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी हैं। अब जैसे जैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो कई प्रकार की मशीनें आपने अपने घरों में भी देखा होगा। जो कार्य हम अब घर में हाथों से करते थे वो मशीनों में टाइम सेट करके भी कर लेते हैं, तो अपने आप चलती हैं, अपने आप खत्म होते हैं, अपने आप अलार्म बजता है। तो उस तरह से अलार्म के साथ ही हमें पता चलता है कि जो कार्य हमने सोचा था, जो हमने करना था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से मशीनें जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से उद्योगों में भी कई प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें चल गई हैं जो अपने आप सारा कार्य ऑटोमेटिकली चलने वाली ऑटोमेटिक मशीनें लग गई हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी नवाचार, शोध एवं विकासमान युक्ति के द्वारा निर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रण करने, अवशिष्टों को निस्तारण एवं अध्यक्षता को समाप्त करना प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ उद्योगों के बाहर निकलते हैं उनको फिर से ट्रीट किया जाता है, उनको साफ किया जाता है, गंदा जल निकलता है उसे फिल्टर के द्वारा साफ किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे कार्य जो है अब उद्योगों में किए जाने लगे जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। अब ये देखिए कुछ विशेषताएं हैं जो आजकल उद्योग लगा रहे हैं, आधुनिक निर्माण की विशेषताएं, जिसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है यानी मशीनें हैं, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से माल का उत्पादन करना। बहुत ज़्यादा पहले मजदूर हाथों से कार्य करते थे लेकिन उनका स्थान अब मशीनों ने ले लिया है, तो अलग अलग श्रमिकों का विभाजन किया गया जिससे कम प्रयास किए जाते हैं। अब कम श्रमिक का यूज़ किया जाता है, हाथों से कम कार्य किया जाता है और इससे लागत भी कम होती है और माल अधिक होता है। अधिक पूंजी लगाई जाती है, बड़े संगठन एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। इस तरह से ये जो है आजकल के जो निर्माण उद्योग है उसमें ये मैनेजमेंट की जाती है, अच्छी अच्छी मशीनें लगाई जाती हैं जिससे बहुत तेजी से उत्पादन होता है। खास तरह के पढ़े लिखे श्रमिक लगाए जाते हैं। पहले तो कोई भी श्रमिक का कार्य कर लेता था लेकिन अब जो उद्योग लगाए जा रहे हैं उसमें एक खास डिप्लोमा या किसी तरह की ट्रेनिंग की हुई लोग लगते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और पूंजी को भी अधिक लगाया जा रहा है। बड़े बड़े संगठन बनाए जा रहे हैं, प्रशासनिक वर्ग बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो आजकल के उद्योग हैं उसमें उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भौगोलिक स्थान है जहां पर उद्योग ज़्यादा नहीं लगाए गए हैं, तो इसमें असमानताएं पाई जाती हैं। कई जगहों पर बहुत ज़्यादा उद्योग है, जैसे यूरोप में की बात करें तो ये एक औद्योगिक महाद्वीप है। यूरोप में बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। पुराने समय से लेकर आज तक हम इसको देख सकते हैं। पहले भी यूरोपियंस, पुर्तगालीज जो हमारे घर उसमें देश में आए थे उन्होंने उद्योग स्थापित किए थे। पहले आकर इतने कंपनी आपने पहले पढ़ी है हिस्ट्री में, तो ये यूरोपियन कंपनी थी। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडियन वाली जो कंपनी थी
ये सारी कंपनीज जो थी यूरोप से आई थी, तो इन्होंने यहाँ पर आकर उद्योग लगाए थे। लेकिन पूरे विश्व की अगर हम आज बात करें तो यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका स्थलीय भाग का सिर्फ 10% भाग है जहाँ पर उद्योगों को लगाया गया है। आधुनिक निर्माण में मुख्य केंद्र कुछ ही स्थानों पर है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग में इनका विस्तार है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं आज कि किस तरह से देश नहीं पूरे विश्व में किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से उद्योग लगाए गए हैं। जैसे अब कुछ ऐसे भाग है जहाँ पर कृषि की जाती है। हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं अमेरिका की, कि अमेरिका में मक्का की पेटी है जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें बहुत 4 बड़े बड़े फॉर्म बने हुए हैं जिसमें 10 से लेकर 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें 50 से 100 मनुष्य का भरण पोषण होता है। मतलब कि 10-20 लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं उस मक्का पेटी में, और उसका क्षेत्रफल कितना बताया है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, जिससे 50 से 100 व्यक्ति का ही पेट भरता है उस कार्य करने के बाद। लेकिन अगर इतने बड़े क्षेत्रफल में कोई कारखाना लगाया जाए तो वहां पर हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो ये तरह से जो अनियमित भौगोलिक वितरण है इसकी बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है बाजार की अगम्यता। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां पर उत्पादन लागत कम आए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये हमने पिछले पॉइंट की 2-3 लाइनें हैं जो मैं अभी आपको मैंने बताई हैं कि उद्योग वहां पर लगाए जाते हैं जहां पर लागत कम लगे और लाभ ज़्यादा मिले। ठीक है ना। तो इसी तरह से बाजार की अभिगम्यता भी है। यहाँ पर उद्योगों की स्थापना में सबसे मुख्य कारक है बाजार का होना। अब कोई भी माल हमने उद्योगों में तैयार किया है, अगर हम उसको बाजारों में बेचेंगे नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए बाजार का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं उसके आसपास बाजार होना बहुत ज़रूरी है, और बाजार में मांग का होना भी बहुत ज़रूरी है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग एवं वहां के निवासियों की खरीदने की क्षमता से है। मान लो बाजार है लेकिन वहां पर कोई लोग खरीदने वाला ही नहीं आया तो फायदा कुछ नहीं है। तो जब हमने माल तैयार किया है तो उसको खरीदने वाले आने चाहिए, यानी वहां पर मांग होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में तो यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ये बड़े वैश्विक बाजार वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर लोगों की क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा है, लोग क्रय क्षमता ज़्यादा है, वहाँ लोग खरीदते जाता है लोग। लेकिन अगर हम बात करते हैं दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेशों में वित्त बाजार उपलब्ध कराए हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण और शस्त्र निर्माण का ये एक व्यापक बाजार होता है, हर जगह पर ये नहीं बिकते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर उद्योग हमने लगाना है तो उद्योग के साथ साथ वहां पर उसकी मांग होना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाए तो वहां पर जैसे ठंड बहुत पड़ती है तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लोग नहीं खरीदेंगे, लोग सूती वस्त्र खरीदेंगे नहीं, तो वहां पर बाजार की कमी रहेगी। इसलिए जो मांग है उसको देखकर ही उद्योग लगाना चाहिए। जहां पर मौसम ऐसा रहता हो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए जा सकते हैं। उन क्षेत्रों में जहां पर बहुत ठंड पड़ती है वहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए ताकि वहां पर लोगों की मांग के अनुसार वहां पर उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे आप घर में खाना बना रहे हो, रोटी बनानी है आपने, तो उसके लिए आटे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने वस्त्र बनाने हैं सूती वस्त्र तो उसके लिए कपास का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यदि हमने स्टील के बर्तन बनाने हैं या मशीनरी बनानी है, कोई भी तरह के औजार बनाने हैं, तो उसके लिए लोहा इस्पात
उद्योग चाहिए ना। तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल, लोहा। तो जहां पर लोहा अधिक मिलता है, कोयला अधिक मिलता है, वहां पर ही लोहा इस्पात का उद्योग लगाया जाता है। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही होता है, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट। अब चीनी उद्योग है, उसके लिए गन्ने को ढोना पड़ेगा, गन्ने को इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना थोड़ा कठिन होता है। इसी तरह से लोहा इस्पात के लिए लोहे को एक जगह से दूसरी जगह पर ढोना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्हीं स्थानों पर लगाना चाहिए उद्योग जहां पर वो भारी वजन वाले कच्चे माल मिलते हैं, तो उसके समीप ही उद्योग लगाना चाहिए। कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्रता, नष्टशीलता एवं अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डायरी उत्पादन क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों एवं दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप संसाधित किए जाते हैं। जहां पर दूध मिलता है वहां पर डेयरी उत्पादन किया जाता है। जहां पर दूध के डेयरी उत्पादन किया जाता है उसके पास ही निकट ही बाजार होना चाहिए, ताकि डेयरी से जो सामान हमने लिया है, भेजा है, वो जल्दी ही बाजारों में सप्लाई किया जाना चाहिए ताकि खराब ना हो। इस तरह से ये सब चीजें जो है ये बहुत जरूरी हैं कच्चे माल की प्राप्ति। श्रम आपूर्ति, अब किसी भी उद्योग कर लगाना है वहां पर श्रम एक प्रमुख कारक है, श्रमिक होना बहुत जरूरी है। जैसे अब हम एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं कि उद्योग कोई भी लगाना है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगाना है तो कपास के धागों को रंगना और उनको सब कुछ करना, इन सब चीज़ों के लिए श्रमिक का होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, हर उद्योग में श्रमिक चाहिए, किसी में श्रमिक ज़्यादा चाहिए और किसी में कम चाहिए। जैसे जैसे अब उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उद्योगों में ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए यंत्रीकरण किया गया है, तो यंत्रों को चलाने के लिए श्रमिक होना बहुत ज़रूरी है, वो भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है। वे उद्योग जिसमें शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का उद्योग। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन के साधनों का होना, अगर बाजार पास में है या कच्चा माल हमें कहीं से लेकर आना है, फिर भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को लाना और भेजना पड़ता है, तो इसके लिए परिवहन एवं संचार की सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है। कच्चे माल को कारखाने तक लाना और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना, इसके लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। परिवहन लागत किसी भी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथीकरण ढंग से परिवहन तंत्रों से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से कोई भी उद्योग अगर लगाना है तो वहां पर परिवहन के साधनों का होना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ साथ सरकारी नीति, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। तो ये सरकारी नीति भी होनी चाहिए जिसके साथ इजीली हम अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो ये बेसिक नीड्स थी जो मैंने आज आपको बताई कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, ये हर उद्योग के लिए ये नेसेसरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बेसिक नीड्स हैं जो हमें किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए चाहिए होती हैं। इसमें हम इस क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि उद्योग के स्थानीकरण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे उसमें जो मैंने आज ही आपको डिस्कस करे हैं। कोई भी उद्योग होगा, चाहे वो लोहा इस्पात का उद्योग है तो उसको कच्चे माल की आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता है, परिवहन और सरकारी नीति की आवश्यकता है। तो हर एक उद्योग के लिए ये बेसिक नीड्स हैं,
इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उद्योग के स्थानीयकरण के कारक हेडिंग डालकर। इसके आगे वाला हम जो पार्ट है चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।